कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाक त्यागी और आज कॉफी पर बात होगी एक ऐसे शख्स की जो दुनिया भर में एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट के बीच न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है। जौहर ममदानी। बहुत बड़ी बात हो गई। वो ट्रंप के कट्टर विरोधी हैं, घुसपैठियों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कुरान पर हाथ रखकर ओथ लेते हैं और न्यूयॉर्क में रेवड़ी पॉलिटिक्स का नया चेहरा बन रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाती, वो भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। चुनाव के दौरान भी ये होता रहा है और अब फिर वही हो गया है। ममदानी इंडिया को लेकर बहुत बोलते हैं। अपनी स्पीच में नेहरू का जिक्र कर चुके हैं, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उन्होंने उमर खालिद के लिए एक लेटर लिख दिया है। हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में अपनी जुबान खोल दी है। अमेरिका में उमर खालिद के माँ बाप से मिले थे और फिर लिखते हैं, डियर उमर, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट लेटिंग इट कंज्यूम वंस सेल्फ. It was a pleasure to meet your parents. We are all thinking of you. ममदानी ने भारत के एक ही मुसलमान का जिक्र किया और वो भी उमर खालिद का। ममदानी के अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अटकलें भी इस बीच लग रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में भी अक्सर उनका जिक्र खूब होता है। तो क्या जौहर ममदानी दुनिया में मुस्लिम सियासत का एक नया अर्बन एलीट चेहरा बन रहे हैं? ममदानी पर अमेरिका को इस्लामिक स्टेट बनाने के आरोप भी अभी से लगने लगे हैं। इनमें सच्चाई कितनी है? डेटा क्या कहता है? क्या ममदानी के नाम पर इस्लामोफोबिया की नई डोज बनाई जा रही है या वाकई में ममदानी के हाव भाव खतरनाक हैं? उनके इरादों पर नजर रखने की सच में जरूरत है। वो जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमारे साथ खास मेहमान हैं। रॉबिन सचदेवा जी हैं, यूएस इंडिया मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। और अजीत द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन जी, शुरुआत आपसे करूंगी। भारत हिंदुस्तान के रिश्तों को आप करीब से समझते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क का मेयर एक मुस्लिम बनता है, भारतीय मूल का बनता है, और बनते के साथ उमर खालिद के लिए ये 2 लाइनों का कोट लिख देता है। जी, एजेंडा क्या है? एजेंडा तो कह नहीं सकते। एजेंडा तो उसके काफ़ी है, पता है क्या उसके कुछ एजेंडा हैं, बट मेरे विचार से ये चीज़ ममदानी को नहीं करनी चाहिए थी। उसे किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का कोई उसका दायित्व नहीं बनता। फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल एजेंसीज को लेकर के फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसका रोल होता है। ममदानी ने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस सॉल्व करने हैं न्यूयॉर्क में, बेहतर ये होगा कि वो अपने चैलेंजेस पे फोकस करे। अफोर्डेबल हाउसिंग, फ्री बसेस, फ्री चाइल्ड केयर फॉर चिल्ड्रन, ग्रोसरी राशन शॉप्स, टैक्स बढ़ाना है उसे, वो सारी उसके सामने चुनौतियां हैं। नहीं, उसे ये सब करना भी है या फिर वो तो अपने आप को एक एलीट मुस्लिम अर्बन वेल रेड के तौर पर दुनिया भर में प्रोजेक्ट करना चाहता है? वही टॉपिक पिक करता है जहां से सेंसेशनलिज्म हो और सुर्खियां बटोरे? नो, यस और नो, नहीं, उसे करना है, उसे करना है। देखिए, एलीट है हम कहेंगे चाहे, पर ये जहां से आए, सड़कों से आए, स्ट्रीट से आया, इसकी जो वोटर्स बने सारे के सारे, स्ट्रीट कैफेज वाले, टैक्सी यूनियन वाले, लेबर यूनियन वाले, तो ये एलीट उस सेंस में नहीं है। विचार इसके हैं डेफिनेटली एज लिबरल एंड सोशलिस्ट, खुलेआम। ये अपनी आइडेंटिटी खुलेआम इस्लामिक मुस्लिम कहता है, इसे ओथ भी कुरान पे ली है, राइट? तो ये सारी उसकी हैं, बट इज अ एक्टिविस्ट। तो ये करना तो चाहता है, अब कितना कर पाएगा वो कह नहीं सकते। ये टैक्स भी करेगा, जो $1 मिलियन से ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं उनके ऊपर 2% टैक्स ऐड करने की बात कर रहा है। जो कंपनीज हैं, जो इनकम टैक्स है 7.5% है, कहते हैं उसको 11.5 करेंगे, क्योंकि बगल में न्यू जर्सी का 11.5 है। तो काफ़ी चीज़ों में प्रयास करेगा, कितने में सफल हो सकता है वो बिल्कुल नहीं कह सकते। बट एट द सेम टाइम इसमें एक्टिविस्ट स्ट्रीक है। ये आप देखिए, गाजा के मामले को लेकर के भी, पैलेस्टाइन के मामले को लेकर के भी इसने स्टेटमेंट्स दी हैं, देता आया है और आगे भी देता रहेगा। बांग्लादेश के मामले पर तो चुप रहा। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें चुप रहा। कि भाई अगर इतना एक्टिविज्म है, इतना स्ट्रीक है और इतना सोशलिज्म है, तो वहां भी बोल लो भाई। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो उस मामले में बिल्कुल नहीं बोल रहा, और कई और चीजों के लिए नहीं बोल रहा। कई देशों में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हो रहा है, नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हो रहा है, बोको हराम वगैरह, उसमें नहीं बोल रहा। तो यस, सिलेक्टिव है, बट दैट्स व्हाट ही इज।
तो यानी कि अपनी इस्लामिक अजीत जी जो उसकी इमेज है कि भाई ठीक है मैं एक मुस्लिम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अर्बन हूँ, मतलब उस इमेज को छिपा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट वो उसको बिल्कुल कहते हैं ना, ही इज वेयरिंग ऑन हिज स्लीव्स। उन्होंने जोहरान ममदानी ने इस बात का जिक्र किया अपने कैंपेन में और ये कहा कि इस बात को लेकर के शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कैंपेन के दौरान या उसके पहले लगातार जोहरान ममदानी मस्जिदों में जाते रहे, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलते रहे, उनके साथ अपीलें करते रहे, ये सब उन्होंने किया और ये कह के किया कि मैं इस आइडेंटिटी को छिपा नहीं रहा हूँ। और उस आइडेंटिटी को अभी अपनी दोनों शपथ में उन्होंने कुरान पर हाथ रख के शपथ ली और वो कुरान भी प्रतीकात्मक रूप से एक ऐसा कुरान जिससे उन्होंने अफ्रीकन होने का भी एक मैसेज उसमें, मुस्लिम होने का भी एक मैसेज उसमें, उनकी पत्नी साथ में खड़ी हैं, जितने प्रतीक थे उनके आसपास उन प्रतीकों में एक आध छोड़ दें तो सारे मुस्लिम आइडेंटिटी को मजबूत करने वाले प्रतीक थे। उनकी पत्नी सीरियन में डिसेंट की हैं, उनके वो खुद अपने मुस्लिम माता पिता उनके, और कुरान हाथ में वो लेकर के, जबकि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कुरान पर शपथ लेने की, कुरान पर हाथ रख के शपथ लेने की। आप अपने को लिबरल, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट कहते हैं तो ये फिर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को इस तरह से सेट करने की क्या ज़रूरत है? एक तो पहली बात ये है, अभी जो कहा प्रोफेसर साहब ने उमर खालिद के मामले में, ममदानी ने इस बात को इशू बनाया हुआ है। 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहाँ अमेरिका, तो उसी समय ममदानी ने इस बात का जिक्र किया उमर खालिद का, और उस समय एक कैंपेन बना हुआ था कि 1000 दिनों से उमर खालिद जेल में बंद है बिना ट्रायल के, और ट्रायल के उन्हीं शुरू हो रहा है। तो ये 2023 में भी कहा था ममदानी ने। फिर अभी ये चिट्ठी लिखी, उनके माता पिता से ये लोग गए, तो खालिद के माता पिता से मिले वो। तो ये जो अपील है, एक तो एकदम ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि ये इंटरनल मैटर है और जुडिशियरी का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हो करके, बेल की सुनवाई हो करके उसका वो फैसला आना है। जमानत का जो मामला, अभी इंटरिम रिलीफ मिली भी, पर छोड़ा भी गया बहन की शादी के लिए। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। सिर्फ आप अगर उनको दखल देने का इसमें, ठीक है, बिल्कुल कोई राइट नहीं है। और अगर आप किसी को एक ह्यूमन राइट के आधार पर दखल देना चाहते हैं तो एग्जैक्टली सेम बात आपको बांग्लादेश के बारे में भी करनी चाहिए, जहां पिछले 15 दिन के भीतर 3 हिंदुओं की हत्या हुई है और फिर एक चौथे हिंदू को आग लगा दिया गया जिसने तालाब में कूद करके अपनी जान बचाई। कई हिंदुओं के घर जलाए गए। ह्यूमन राइट का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। नाइजीरिया में तो अमेरिका ने स्ट्राइक किया, वहां जो इस्लामिक स्टेट ने वहां क्रिश्चियंस के ऊपर हमले किए तो अमेरिका ने बम बरसाए वहां की सरकार से की सहमति से, लेकिन ममदानी उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। ममदानी के लिए गाजा इशू है, फिलिस्तीन इशू है, और हिंदुस्तान में उमर खालिद इशू है, दूसरा कोई इशू नहीं है। तो ये मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी जिस पर उन्होंने राजनीति की है, एक अफ्रीकन आइडेंटिटी वो हमेशा असर्ट करते हैं। वो अभी जो जिस कुरान पर शपथ लियो, वो प्यूर्टो रिको के जो थे सज्जन, उनका है, वो भी अफ्रीकन मूल के थे। तो अफ्रीकन आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी, हिंदुस्तान का जिक्र उनके लिए इतना ही था, एक उमर खालिद का, और दूसरा कि कंपाला से लेकर के दिल्ली तक अपने परिवार को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान उनकी राजनीति में इतना ही, मतलब उमर खालिद तक उसको एक कम्युनल एंगल में और एक उस एंगल में आप देख सकते हैं। हमको एक हम लग क्या रहा है कि ये सादिक खान इन मेकिंग है। ओके, सादिक खान इन मेकिंग है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। हम लोगों ने सादिक खान को हिंदुस्तान विरोधी प्रोटेस्ट करते देखा है। लंदन के मेयर को हम लोगों ने, खालिस्तान के जो लोग हैं, समर्थक हैं, उनके प्रोटेस्ट की परमिशन करते हुए देखा है। हम लोगों ने सादिक खान मेयर होकर के और मुख्य दर्शक बने रहे जब हमारे हाई कमीशन पर हमला हुआ, जब ये आर्टिकल 370 के बाद जब वहाँ लोग इकट्ठा हुए, उनको कोई एडुकेट सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, और जो हिंदू प्रोटेस्ट करने निकले उनके ऊपर हमले हुए, घरों से अंडे फेंके गए और टमाटर, जूते, चप्पल फेंके गए, अटैक हुआ बजाबता। जो हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदू हम नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों का जो प्रदर्शन था उसके ऊपर। तो ये ममदानी जो है सादिक खान इन मेकिंग है, नजर रखने की जरूरत है। तमाम एजेंडा जो है, जो ये जो पॉपुलस एजेंडा जो है, रेवड़ी बांटने का एजेंडा है, उस एजेंडे की जो बुनियादी बातें हैं, उस एजेंडे से क्या हासिल करना है, इसको देखने की जरूरत होगी। वो एजेंडा ये नहीं है कि बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा है। नहीं, ह्यूमैनिटेरियन होगा तो सबके लिए होगा भाई। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा नहीं है। मुस्लिम वाले मामले में ये भी जो एजेंडा है, कि हम बस में फ्री कर देंगे यात्रा, कह रहा है कि बस में जो है ट्रांसपोर्टेशन इज राइट। ये कुछ केजरीवाल जी से मिलते हुए लगता है, उससे बहुत आगे हैं। कि ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज राइट, ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन राइट है। रेंट जो है आपका अफोर्डेबल हाउस इज राइट, ये भी राइट है। तो तमाम चीजें तो फिर राइट्स ही होंगी ना। तो आप सब फ्री देंगे। आप बस में कह रहे हैं कि हम फ्री यात्रा देंगे, क्रेच बनवा देंगे, महिलाओं वो बच्चों का चाइल्ड केयर कर देंगे, ग्रोसरी स्टोर खुलवा देंगे। इस लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग है, किसके लिए आप ये कर रहे हैं?
और किसको इसकी जरूरत है? किसके लिए कर रहे हैं आप? जो कहा कि ये इमिग्रेंट्स का शहर है, न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का बनाया हुआ शहर है। भाई इमिग्रेंट्स का बनाया हुआ शहर, फिर तो पूरी दुनिया जो है, मजदूर जो जाते हैं, ये तो अच्छा कम्युनिस्ट कहा जाता है तो कहते हैं कि हम बहुत प्राउडली कम्युनिस्ट हैं, और फिर आप कुरान पर भी शपथ लेते हैं। इतने कंट्राडिक्शन से है ममदानी की पॉलिटिक्स में। ये जो उन्होंने 8 उनके जो वादे हैं उनको पूरा करने की दिशा में वो जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिन लोगों को वहां बसाना है, जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है, वो कहाँ से आ रहे हैं लोग, और वो कौन लोग होंगे? भाई किस एशियन रिलीजन मुस्लिम के है, होंगे? अफ्रीकन मुस्लिम है, क्योंकि कुछ बड़ी डेटा संख्या में। हाँ। जो सेंसस है प्रोफेसर दीप्ति, वो जो आंकड़े पेश कर रहा है, मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से अमेरिका में बढ़ रही है। यूरोपियन कंट्रीज में जो सर ने कहा कि भाई वहां के लंदन के मेयर ने जो किया उसी की राह पर चलने के लिए हैं, अगर डेमोग्राफिक चेंज की बात करें तो अमेरिका में भी हो रहा है। बिल्कुल पेनाज, ये डेमोग्राफिक चेंज ही हो रहा है। और अगर हम सिर्फ न्यूयॉर्क की पहले बात करें तो न्यूयॉर्क में क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो सारी इमिग्रेंट्स की इतनी मेजर पॉपुलेशन है, जिसमें 10% मुस्लिम इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ममदानी को जिताने के लिए। और ये चीज़ ममदानी को समझ में आ गई है कि भैया मुस्लिम कार्ड खेलकर, ये जो रिलीजन का कार्ड खेलकर है, जैसे आप कह रहे थे कि वो एक अर्बन इस्लामिस्ट के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनके आप रूट्स देखें, वो केवल 2023 में नहीं सर, 2020 में भी उन्होंने खालिद की डायरी से पढ़ा है, लोगों को एड्रेस किया है, प्रिजन डायरीज के नाम से वो पढ़ रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। वो बिल्कुल 23 में ही बिल्कुल 23 में 20 में। और जब उनकी मदर का अगर आप देखें, मीरा नैयर, जो इंडियन आइडेंटिटी की बात भी अगर हम करें तो मीरा नैयर भी सीएए को लेकर 2019 से ही प्रोटेस्ट करती आ रही हैं। तो ये खानदानी एक सिलसिला चला आ रहा है कि भारत में मोदी को कहना कि तुम वॉर क्रिमिनल हो और यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो ये सब अपने आप को सेंसेशनलाइज करने वाले ही तो मुद्दे हैं सारे। और अगर आप देखें कि सदफ जाफर जो थी, जब 2019 में मीरा नैयर ने उनको सपोर्ट किया, 22 में कांग्रेस उन्हीं को टिकट देती है। खैर वो बुरी तरह हारती हैं, वो हमारी, हम कहेंगे कि लखनऊ की जनता की बहुत एक सूझबूझ थी। लेकिन जो ये दोनों मदर सन की जो एक ये पॉलिसी रही है कि बार बार एंटी हिंदू कार्ड खेलना, प्रो मुस्लिम कार्ड खेलना, अपने आप को इस्लामोफोबिया को जो एक अमेरिका में चल पड़ा था उसको खत्म करने की जो बात है, एक जो इस्लाम को आगे पॉपुलेशन, जेंडर, डेमोग्राफी, सब कुछ बहुत तेजी से ये बदलता, ये बिल्कुल जैसे आप सर कह रहे हो कि सादिक खान से ये और बहुत आगे निकलने वाली चीज है जो हमें बिल्कुल देखनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में आपने कहा था कि अपने आप को सोच रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे। एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट की रेस में खड़े ही नहीं हो सकते, बिकॉज ही इज नॉट बॉर्न इन अमेरिका, ही इज एन इमिग्रेंट। तो उनको नेशनैलिटी तो जरूर मिल गई है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो मेयर से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वो आज भी एलिजिबल नहीं है। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती वो नहीं बन सकते। बट स्टिल ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ कि देखिए भारत में तो पता नहीं कितना खराब हो रहा है, इतना ज्यादा एंटी इस्लाम, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को वो और प्रो इस्लामिक सेंटिमेंट्स को वो बढ़ा रहे हैं, जो एक बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है। प्रवीण सचदेवा जी, जो बात दोनों ने कही, प्रोफेसर दीप्ति ने और सर ने, तो क्या आप भी इस इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ ये लंदन के मेयर की राह पर चल निकलेंगे और एंटी हिंदू पॉलिसी इनकी हो सकती है, सोच हो सकती है, क्योंकि खुद को उन्हें मुस्लिम के बीच में पॉपुलराइज करना है? कपल ऑफ थिंग्स। फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये सादिक खान जैसा बनेगा, और सादिक खान क्या है वो भी हमारे शायद अलग अलग व्यूज या सेम व्यूज हो सकते हैं, आई डोंट नो, पर मतलब सादिक से डिफरेंट होगा व्हाटएवर। बट यस, ये बात है जो बाकी और है कि ये इंडिया को लेकर के इसने डेफिनेटली नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत हमारी लीडरशिप को लेकर के देता रहा है। नाउ कमिंग बैक, जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक की बात है, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन है करीब, ये जो 5 बरोज न्यूयॉर्क सिटी जहाँ इलेक्ट हुआ है, वहाँ पॉपुलेशन है करीब मेरे ख्याल से 8 मिलियन या 9 मिलियन। उसमें से करीब 1 मिलियन मुस्लिम्स हैं, करीब 1 मिलियन जूस हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वी कैन, हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो, जो 10 लाख मुस्लिम हैं उनमें से जो वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो भी कुछ, बट एस्टिमेट है कि मोटा मोटा इसको करीब 3 लाख वोट मिले हैं, ठीक है ना, एज वेज हो। जूस जो हैं उनमें करीब 7 लाख ने वोटिंग करी है, उनमें से 1/3 जूस ने इसको वोट दिया है। तो द पॉइंट बीइंग दैट ये जो निकल के आया है ये केवल मुस्लिम सपोर्ट से तो जीत ही नहीं सकता, राइट। न्यूयॉर्क में आपके लैटिनोज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं, हिंदूज हैं, राइट। तो इसने एक अपना कैंपेन जैसे भी बनाया, ग्रास रूट से बनाया, जो भी करा, तो इसको अलग अलग तबकों से सपोर्ट मिला है। इसने इजराइल के खिलाफ ये बोलता है नेतन्याहू को मैं अरेस्ट कर लूंगा, आएगा न्यूयॉर्क, तो चाहे उसकी बात अलग हुई। ठीक है सर, पर एक चीज समझाइए दर्शकों के लिए कि आप बता रहे हैं कि भाई सबका सपोर्ट मिला है, हिंदुओं का भी, क्रिश्चियंस का भी, ज्यूइश का भी, तो ये
गाजा के लिए बोलता है, हाँ ठीक है, ये मुस्लिम्स के लिए बोलता है, जी। ये उमर खालिद के लिए बोलता है, जी। तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोलता? एब्सोल्युटली यस। मतलब एक कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई अगर आप इतने लिबरल हो, आप इतने डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट हो, तो सबके लिए बोलो। नहीं, एक तो ये डिपेंड इसलिए भी करता है ना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है न्यूयॉर्क में जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, डेफिनेटली हमारे हिंदूज हैं और हमारे हिंदू जो इंडियन अमेरिकन हैं वो इसके साथ एंगेज करते हैं और सबके साथ कि भाई हिंदूज के माइनॉरिटी राइट्स दुनिया भर में जो रहे उन पर अटेंशन पे किया जाए, वो है। बट एट द सेम टाइम मैं गाजा का एग्जांपल फिर से देता हूं। इसने नाउ स्टिल मेनी जूस वोटेड फॉर हिम। द पॉइंट बीइंग दैट अमेरिका के अंदर काफी जूस इजराइल को सपोर्ट करते हैं पर नेतन्याहू को नहीं करते, राइट? तो काफी जो इसने कहा कि गाजा में इजराइल ने वॉर क्राइम्स करे हैं, राइट? तो मेनी जूस एग्री विद दैट। तो पॉइंट इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जो ये लेके आया है। एंड आई एग्री विद बोथ माय एस्टीम कोलीग्स की आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसकी और स्टेटमेंट्स आएंगी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। वी डोंट नो विच टॉपिक को लेकर के आ सकती हैं, तो हमें डेफिनेटली बहुत केयरफुली इसको देखना है, समझना। पर एक चीज हम और भी कर सकते हैं, शायद डिपेंड करता है, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आई डोंट नो, वी हैव टू सी हाउ टू टेक इट, राइट? इसकी Deepti ji is not agreeing to it. fair enough. I'm pointing out possibly, you know, that can be a strategy कि कई बार आप कुछ चीजों को इग्नोर करो तो वो अपने आप ही उसको जब सर ट्रम्प इग्नोर नहीं कर पाते उसको, मतलब भाई न्यूयॉर्क का मेयर है फिर भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीचेस में उसको मेंशन किया, फिर जब मुलाकात हुई तो जो पूरा का पूरा बैंटर जो था वो वायरल हुआ। तो आप सोचिए ना कि इग्नोर करने वाली शख्सियत तो नहीं। डिपेंड करता है। देखिए, कई बार कई चीजों को आप इग्नोर कौन करे, हमारी सरकार इग्नोर करे या आप मीडिया करे या हम करें, राइट? तो कोई सेगमेंट सोच सकता है कि इसको ओके इग्नोर करें कुछ चीजों को, बट या जैसे ये वाली है स्टेटमेंट, इसको डेफिनेटली इस काउंटर और इसको देखना चाहिए। व्हाट आई मीन, इंटरनल मैटर्स में अगर न्यूयॉर्क का मेयर बोलेगा और बाकायदा लिखित में बोलेगा तो कितना इग्नोर करें और क्यों इग्नोर करें भाई? Who are you to daddy us? दो तीन बातें हैं इसमें। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, पहले उसका जो कैंपेन था, हमदानी का जो चुनाव का कैंपेन था और जीतने का था, वो डे फर्स्ट से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर जो झगड़े हुए उसका नतीजा था। वो रिपब्लिकन पार्टी के झगड़े हुए, ट्रंप का विरोध था, उस विरोध में अल्टीमेटली क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट था वो क्या कर्टिस, उसको सिर्फ 7% वोट आया, सिर्फ 7%। और इंडिपेंडेंट कुओमो को सपोर्ट किया ट्रंप ने, जिसको 41%, 42% के करीब वोट आया। अब अगर एक सिंगल कैंडिडेट होता तो फिर लड़ाई शायद इतनी आसान नहीं होती ममदानी के लिए। और ये जो कई वोटर्स ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में भी रहे, 50.4% वोट आया ममदानी को। और ये जो कर्टिस लोया या कुछ इस तरह का नाम था जो रिपब्लिकन पार्टी का, और एंड्रू कुओमो हम लोग सब लोग जानते हैं, गवर्नर रहे हुए हैं वहाँ के। तो कुओमो का एक एजेंडा था। वो शुरू में कैंपेन गड़बड़ हुआ, कैंडिडेट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई, रिपब्लिकन पार्टी के झगड़े हुए, जिसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ गया। नहीं तो ये बात ठीक है कि उनको ज्यूज ने भी वोट किया, इंडियंस ने भी वोट किया। जो जिन लोगों को भी ये लगा, जो हम लोग बिहार में, यहाँ दिल्ली में देखा हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह के वादे थे तेजस्वी यादव के, थे ऐसे ही वादे थे कि हर घर में एक आदमी को नौकरी दे देंगे और 30,000 रुपया तो अभी दे देंगे अगले महीने। बिहार के लोग इस झांसे में नहीं है, न्यूयॉर्क के लोग आ गए इस झांसे में। तो वो वहाँ जो सब लोग जो परेशान हैं, जो वर्किंग हैं, जिनके बच्चों को रखना है, रखने की डे केयर नहीं है जिनके लिए, या बसों में जाना जिनके लिए मुश्किल है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, उन सब के लिए ये चल रही। और ये बड़ा पॉपुलर है कि हम 4% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स 4% बढ़ा देंगे और 1 मिलियन से ज़्यादा कमाने वालों पर 2% लगा देंगे, ऐसे पैसा निकालेंगे। तो मिलियनर तो भाग रहे हैं वहाँ से, सब या तो न्यू जर्सी या कई दूसरे स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, वो लोग शिफ्ट करने की कर रहे हैं। ट्रंप जो फेडरल फंड है वो भी ट्रंप रोकेंगे। ये सब समस्या आएगी इनको अपना एजेंडा सब पूरा करने में। सबने वोट किया उनको, ये बात ठीक है, सबके समर्थन से जीते। लेकिन बात तो उनको सिर्फ राजनीति, हम हिंदू और मुस्लिम को अगर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो एंटी इंडिया स्टैंड उनका रहता है या नहीं? हम एंटी इंडिया स्टैंड देख रहे हैं। ये जो हमारे इंटरनल मैटर में उनका दखल है, ये इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में हम न भी देखें तो एक एंटी इंडिया रिटोरिक है जो लगातार रहा है। तो एंटी इंडिया रिटोरिक उनका कहां तक जाता है, एक बात तो ये है। दूसरे, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। अगर ट्रंप अपने एंटी इमिग्रेंट जो पॉलिसीज हैं ट्रंप की, उसको वो चलाते रहते हैं और इमिग्रेंट्स का आना बंद कर देते हैं, तब फिर वो जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि फिर आप इग्नोर करिए, फिर उनका कोई मतलब नहीं है। आप घुसाने की, बाहर से लोगों को घुसाने की, भर लेने की क्षमता आप में होती, अगर आप वो कैपेबिलिटी होती, वो आपके अधिकार क्षेत्र में होता, तब आप क्या करते?
तो अलग चीज है, लेकिन वो तो ट्रंप के हाथ में है। वो इमिग्रेंट्स को वो रोकेंगे, जितने लोग हैं उनको आप फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बेनिफिशियरी सब लोग होंगे, जितने भी उस लोअर इनकम वाले लोग हैं वो सब लोग होंगे। लेकिन अपनी जो इमेज, जो आपने सबसे पहले कहा कि पूरी दुनिया में एक मुस्लिम लीडर के तौर पर एक जो कट्टरपंथी मुस्लिम नेता की अपनी छवि बनाने के लिए जो एंटी इंडिया रेटोरिक होता है कि नहीं, दो ही चीजें हैं मुस्लिम नेता बनने के लिए पूरी दुनिया में। मतलब हम बहुत सरलीकृत करके कह रहे हैं, बहुत सरल तरीके से कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप एंटी इंडिया स्टेटमेंट दीजिए, एंटी हिंदू स्टेटमेंट दीजिए और एंटी जूज स्टेटमेंट दीजिए। आप यहूदी के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू और मोदी के खिलाफ आप बोलिए। पूरी दुनिया में आपको अगर कट्टरपंथी एक मुस्लिम नेता की छवि बनानी है तो आपको मोदी और नेतन्याहू के खिलाफ बोलना है। ये दोनों काम कर रहे हैं। ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ। ये नेतन्याहू और मोदी टारगेट होंगे। तो एजेंडा साफ है कि आगे क्या करना है आपको। हम इस्लामोफोबिक नहीं है हम, लेकिन दिख रहा है कि आप मोदी और नेतन्याहू को किस लिए टारगेट कर रहे हैं। प्रोफेसर दीप्ति, वो उसी राह पर जो वहां पर भी कंसर्न जताया जा रहा है कि सोच ये है, ठीक है आप मेयर बनिए, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका के साथ सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि वो सबको मौका देते हैं, मतलब ट्रू सेंस में। तो मतलब आप मेयर बनिए, बहुत अच्छी बात है, आप बने हैं अपनी काबिलियत से। लेकिन जो आपकी सोच है वो कहीं ना कहीं आपको शक के बिल्कुल पहनाज, देखिए जैसे सर भी बोल रहे थे, वो जो जीता, जब ममदानी जीता तो केवल ये इस वजह से नहीं जीता है कि वो एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम बातें कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप उसकी कैंपेन में उठा के देखो, उसने 2023 में तो जरूर उमर खालिद की बात करी, लेकिन उसने कैंपेन में इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो जानता था कि शायद इन मुद्दों पे, जैसे आप भी कह रहे थे सर, कि वो केवल मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकता था। उसने तब बातें करी इकोनॉमिक्स की, तब उसने बात करी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतना तगड़ा गैप हो चुका था कि वो जानता था कि अगर वो रेवड़ी बांटने वाली बातें करेगा तो उसको सबके वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम ज्यूज के वोट, इंडियंस के वोट, हिंदूज वोट, मुस्लिम वोट जो हम देख रहे हैं, तो वो वोट इसलिए नहीं मिले थे कि क्योंकि उसने एक प्रो इस्लामिक स्टैंड अपनाना था। वो वोट इसलिए मिले थे क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था कि भैया हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ये एक सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। टैक्स कॉर्पोरेट को, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, बड़े बड़े जिनके जो रिच हैं, बेसिकली जो हैव्स हैं, उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा तो हैव नॉट्स को बड़ी इस चीज से एक सहूलियत मिल रही थी कि वो सैटिस्प्लेजर के अलावा उनको भी तो रेवड़ी मिल रही थी ना साथ में। तो द रीजन व्हाई ही केम टू पावर वाज बिकॉज ऑफ दिस। और जैसे सर कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स के बीच में अपने आप में लड़ाई होगी, प्लस जिस समय वहां इलेक्शन हुआ, जब ये मेयर का इलेक्शन हुआ, बना वो अभी है, ठीक है, अब से इफेक्टिव हुआ है, लेकिन तब अमेरिका में शटडाउन भी लगा हुआ था और वो एक हिस्टोरिक शटडाउन था। डेमोक्रेट्स की अपनी प्रॉब्लम थी, कांग्रेस में इतना मेजर उनके वहां प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस सब के बैकग्राउंड में जब वो इलेक्शन हुआ, विच इज व्हाई ही वन। बट अब जो ये बात उसको दिख गई है कि नहीं भैया, मुझे तो अब पूरे वर्ल्ड में, जैसे कहते हैं ना कि बदनाम से ही लेकिन नाम तो हुआ वाली बात करनी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पिक करते रहो कि जिससे मैं ताकि एक बिल्कुल एक प्रो इस्लामिस्ट, अर्बन इस्लामिस्ट का लीडर बन के सामने आऊं। चलिए, दूसरा एक कंसर्न है डेमोग्राफिक चेंज, जो हम यूरोपियन देशों में हम देख रहे हैं। ये कंसर्न अमेरिका में भी जताया जा रहा है, तो ये वाकई में एक रियल प्रॉब्लम है। अमेरिका में ये नंबर 1 कंसर्न चल रहा है इस समय। ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो मागा और कंजर्वेटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि कोई एक इमिग्रेंट आता है, वो एक तो अपने पीछे चेन माइग्रेशन लाता है, और दूसरी बात, ये जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ रहे हैं, ये हमें रिप्लेसमेंट करने के विचार से आ रहे हैं कि कुछ वर्षों में आगे जाकर के अमेरिका एक वाइट नेशन, क्रिश्चियन नहीं रहेगा। इस समय अमेरिका की एंटायर इमिग्रेशन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय दिस वन फोकस, ओके, कि इमिग्रेशन नहीं चाहिए क्योंकि आ रहे हैं, ये हमें रिप्लेस करेंगे हमारे को। दैट्स व्हाट। बैक टू ममदानी, देखिए न्यूयॉर्क सिटी इज अ डेमोक्रेट सिटी, हमेशा डेमोक्रेट ही जीतता है। तो अब पार्टी के अंदर इलेक्शन होती है कि पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन बनेगा, और फिर दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ते हैं। तो जब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ममदानी नॉमिनेशन जीत गया, उसी दिन हमें मान लेना चाहिए था और मानते थे कि ये इलेक्शन जो होगी, इलेक्शन जीतेगा, ओके। और उसमें बड़ा कुछ ये आपस में फूट बची, रिपब्लिकन के थे नहीं। ट्रंप ने लास्ट मिनट बोला, जो डेमोक्रेट का जो ट्रेडिशनल एलीट जैसे हम कहेंगे, पावर, वेल्दी, कुमो एटसेट्रा, जिसको बिलियनर्स बैक कर रहे थे कि रिपब्लिकन उसको सपोर्ट करो जो भी हो, इसको करीब 2 मिलियन वोट्स मिले, और इसको कुमो को आई थिंक करीब 1 मिलियन। तो अच्छा, व्हाटएवर असाइड, नाउ न्यूयॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है ऑल्सो, चाहे मैं कह रहा हूं इग्नोर भी करो पर नहीं भी कर सकते। अमेरिका में 2 तरह के शहर हैं जो मेयर होते हैं। एक शहर ऐसे होते हैं जिनमें मेयर टोटल पावर होती है,
काफ़ी शहर ऐसे जिनमें मेयर की पावर नहीं थी, रिबन काटने की होती है, बाकी काउंसिल जा रही है। न्यूयॉर्क में मेयर की पावर कंप्लीट है। न्यूयॉर्क का मेयर जो है दुनिया के सबसे पावरफुल मेयर्स में से है। इसका एनुअल बजट है करीब $120 बिलियन, जिसमें से ये करीब 100 खुद करते हैं, एज यू वर सेइंग 10-20 बिलियन फेडरल से आता है। पुलिस जो करीब 60,000 की पूरी NYPD इसके कंट्रोल में है। ओके, इन्हें तो NYPD चाहिए नहीं, वो बात अलग है कि इनके हाँ, ओथ पे वही खड़े हुए थे। रिफॉर्म, बट व्हाट आई एम सेइंग इज द पावर। किसी और सिटी में अमेरिका में मेयर के पास इतनी बड़ी पावर नहीं। इसके बराबर कुछ आप मानिए तो टोक्यो का मेयर या सियोल का मेयर होता है, जो कि इतना बड़ा बजट टाइप कंट्रोल करते हैं। पर इसकी इकोनॉमी जो है इनकी करीब $1.5 से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ओके, इतनी बड़ी इकोनॉमी सियोल का मेयर भी प्रिसाइड ओवर नहीं करता। सो दैट्स व्हाई द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क इज बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन। 4 साल प्रेजेंट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क is going to affect Indians basically. The president, he won't see, because Indians के लिए जो भी है बेसिकली इमिग्रेशन है वो फेडरल ड्रिवन है, राइट। सारी पॉलिसीज जो है फेडरल ड्रिवन है। इंडियन से आपका क्या मतलब है? इंडियन डायस्पोरा जो वहां रह रहा है, यहाँ कि भाई हिंदुस्तान के लिए हमारे इंटरनल मैटर में आप बोलते हैं, वो हमारे लीडर्स को आप क्रिटिसाइज कर देते हैं, हमारी पॉलिसीज को जब मन आता है आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, और हमारी आदत है कि बाहर से किसी ने कुछ बोला तो उसे दोनों हाथों से लपक के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स साधने लगते हैं। एक्चुअली दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। यस, वो हमें अपनी कुछ आदतों को सुधारना भी पड़ेगा उस तरह की। सुधारने से वो कंफर्टेबल है ना विपक्ष के लिए। ठीक है, अब वो अपनी, बट इंडियंस को एज सच ये जो बनाए मेयर, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जॉब्स जो होंगी, जॉब में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं H1 वीजा पे या F1 स्टूडेंट वीजा पे जो है, वो सारी फेडरल ड्रिवन है इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर के, टूरिज्म नहीं। सो इंडियंस को यहाँ पर जो है, इनसे हमें न्यूयॉर्क का मेयर जो से कोई मतलब बस सेंसेशनल और मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बयान आते रहेंगे जिस पर दूसरी पार्टियां रिएक्ट करती रहेंगी अपने मन मुताबिक, और हमारे डायस्पोरा को फर्क पड़ेगा जो वहां रहते हैं। अच्छा, डायस्पोरा को फर्क पड़ेगा, वहां उस पर आते हैं। ये सिर्फ इंडिया में हम लोग या अपोजिशन या मीडिया नहीं उठाएगा, ये फिर न्यूयॉर्क का मेयर बोलेगा तो पूरी दुनिया में उसको सुना जाएगा, पूरी दुनिया में उसका इशू बनेगा, पूरी दुनिया में नैरेटिव बनाने में तो काम करेगा। यही असली चीज है कि एक व्यक्ति ऐसी जगह चुन करके उसके लिए ट्राई करना। उसके लिए अब क्या है कि कांग्रेस की मेंबर है एक स्टेट में, इल्हान उमर का क्या है भाई, क्या बड़ी हैसियत तो नहीं है। मतलब न्यूयॉर्क के मेयर की तो बड़ी हैसियत है, जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा, जो हिंदुस्तान में मुंबई के मेयर की हैसियत होती है, वो राष्ट्रीय पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के मेयर की वो हैसियत है, इतना बड़ा बजट है उनका। लेकिन इल्हान उमर का क्या है? लेकिन इल्हान उमर कुछ कहती हैं, कश्मीर आकर के पीओ के घूम करके जाती हैं, और जो बोलती हैं उसका नैरेटिव पूरी दुनिया में बनता है। तो जोहरान ममदानी के बोले का एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बनेगा, वो एंटी इंडिया होगा। आपने मुंबई का जिक्र किया है, ममदानी के वहां मेयर बनने के बाद मुंबई का मेयर मुस्लिम होगा, ये भी तो चली भाई कहा ही लोगों ने, उन्होंने बारिश पठान ने, और ये जो MIM के लोग कह रहे हैं कि बुर्का पहनने वाला महिला मेयर बनेगी। मतलब ये इतना रिग्रेसिव स्टेटमेंट है, बुर्का पहनने वाली महिला क्यों बनेगी? बुर्का पहनना मुस्लिम महिला की पहचान है क्या? मुस्लिम महिला बनेगी जो, आप कहो कि मुस्लिम महिला बनेगी जो बुर्का नहीं भी पहनती हो सकती है, लेकिन आप बुर्का पहनने वाली महिला बनेगी। तो ये सब जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, ये जो, और उसमें सिंबोलिज्म है, ये तमाम सिंबोलिज्म है। ये जो उन्होंने कहा और ममदानी ने कहा फर्क नहीं है, वो भी सिंबोलिज्म है। कुरान पर, और दो कुरान पर एक साथ, आप अपने दादा दादी के कुरान पर भी, और एक सांबर का जो ममदानी के फैन कह रहे हैं कि जब आप बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेते हैं तो कुरान पे ले लिया तो क्या दिक्कत है? ठीक है, वो तो बाइबल पर, अमेरिका में है, गीता पे लेते हैं, हमारी गीता पर लिया, हम लोग गीता पर लिया, गीता पे लिया, तुलसी गबार्ड ने गीता पर रख के उन्होंने भी लिया है। तो हम, ये जो सिंबोलिज्म है, ये जो सिंबोलिज्म है, वो सिंबोलिज्म वही है जो वारिस पठान का है, जो ममदानी का है। बुर्के वाली महिला हो या ये अपना इस्लामिक आइडेंटिटी हो, हम मस्जिदों में जा रहे हैं, मौलानाओं से मिल रहे हैं और इस्लामिक संस्थाओं में जा करके वहाँ वोट मांग रहे हैं, वो सिंबोलिज्म वो सब दिखता रहेगा। एंटी इंडिया रिटोरिक जो उनका होगा आगे, वो देखना होगा। अभी तक तो वो बता रहे हैं कि हमारे दादा दादी की ज़मीन रही है, यहाँ से गए हैं हम, और कंपाला से दिल्ली तक अपने परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके आगे क्या होता है? ये उन्होंने एक मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उसके नाते उमर खालिद का समर्थन किया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किया है। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किए होते तो बांग्लादेश का भी करते, वो जाहिर है आपने नहीं किया उस ग्राउंड पर। तो इस मुस्लिम ब्रदरहुड को वो कहाँ तक ले जाते हैं, किस हद तक ले जाते हैं? अभी आपने डेमोग्राफी से बात शुरू की, वो इतनी बड़ी चिंता है समूचे यूरोप की, अमेरिका की,
उसकी हम लोग यहाँ अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं जो इशू वहाँ बना हुआ है। और ये इसलिए इशू बना हुआ है क्योंकि आप देखिए इस तरह का भी सर्वे होगा, अभी तो प्यू रिसर्च का हम बात ही कर रहे थे रिसर्च के बारे में जो डेटा है। ये आपको पता चलेगा कि वहाँ जो एशियन अफ्रीकन जो मुस्लिम जा रहे हैं वो उनके जॉब प्रोफाइल का एक सर्वे अगर हो तो पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो अभी उस हिसाब से नहीं होता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग जो जाते हैं एशियन अफ्रीकन, इसने भी जोहरान ममदानी ने भी राजनीति की, पढ़ाई खत्म करने के बाद आप राजनीति करने लगते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, हम लोग भी लगभग 3 मिलियन हैं वहाँ अमेरिका में, 1 मिलियन न्यूयॉर्क में, इंडिया के हिंदू लोग 3 मिलियन के करीब हैं। तो वो लोग जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि किसी बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल जाए, फिनटेक कंपनी में नौकरी मिल जाए, नासा में चले जाएं, कोई ऐसा काम करे। ऐसा जो एशियन अफ्रीकन मुस्लिम जाते हैं उनकी कोशिश होती है जाकर के वहाँ पत्रकार बन जाएं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन जाएं, पॉलिटिशियन बन जाएं। वो उनको इंजीनियर नहीं बनना होता है, उनको वो आबादी के अनुपात में 1% 2% भी नहीं होगा। हम नहीं कहें कि नहीं है, लेकिन होगा। उनमें बहुसंख्यक की कोशिश होती है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता बने, मानवाधिकार कार्यकर्ता बने, वकील बने, पत्रकार बने, ताकि हम चीजों को इन्फ्लुएंस करें, नैरेटिव की सोच के साथ उस बिजनेस में जाए। तो ये जो लॉन्ग टर्म की जो खतरा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि व्हाइट सुपरमेसी बनाने के लिए ही ट्रंप कह रहे हैं या मस्क कह रहे हैं इसलिए ये खतरा हो गया। ये खतरा हो रहा है। और यूरोप में ब्रिटेन के खतरे को लेकर के जो ट्रंप ने कहा यूरोप को लेकर के कि भाई अपनी तो पहचान ही आपकी खत्म हो रही है, और ये कह के वो अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें मैटर करती हैं, सारे फैक्ट्स मैटर करते हैं। वो लोग दिखा रहे हैं वहां कि देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और वो देखा सड़कों पे भी, क्या देखा, सब कुछ सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जो तस्वीरें आई। तो यही बात प्रोफेसर दीप्ति अगर ले जाएं, जो सर ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज की, पीयू की रिसर्च को हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि अगर इसी रेट से वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो क्रिश्चियन, एथीस्ट यानी कि जो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, जूइश आते हैं और फिर मुस्लिम आते हैं, लेकिन फिर जूइश को रिप्लेस कर देंगे ये। बिल्कुल, बिकॉज देखिए जो डेमोग्राफिक थ्योरी की जो हम बार बार बात कर रहे हैं उसके साथ साथ उनकी जो फर्टिलिटी रेट की बात होती है वो भी बहुत अलार्मिंग रेट पे है। इट्स नॉट जस्ट इन अमेरिका की बात नहीं होती है, हम भारत के संदर्भ में भी जब बात करते हैं, यूरोप में हम ये देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई है। तो पहले आप एक तो आपका बेस हाई, ऊपर से अगर आप फर्टिलिटी हाई करते हो तो डेफिनेटली जो प्यू रिसर्च की बात हम कर रहे हैं कि 2030 तक ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो है जूइश को सरपास कर जाएगी। 2030 तक की बात हो रही है और 2050 में तो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। अभी 3 मिलियन है तो 8 मिलियन होने की, 8 मिलियन तक होने की बात हो रही है 2050 तक। तो ये अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग एक स्टेटस की बात हो रही है। और जैसा सर कह रहे हैं, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ डेमोग्राफिक चेंज, इट इज ऑल्सो अबाउट द जॉब प्रोफाइल, कि आप अपने आप को प्लेस ऐसी जगहों पे कर रहे हो कि आप एक नैरेटिव सेट कर सको। आप एक एंटी हिंदू, एक एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करके एक इस्लामोफोबिया जो हो गया था वहां पे जो 9/11 के बाद, तो उस चीज को आप बाहर निकाल के उस चीज को आप बिल्कुल उभरने की बात जो कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग चीज है। सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने की बात तक भी अलार्मिंग तो बहुत ज्यादा है ही, बट उसके बाद आप कौन सी जॉब प्रोफाइल्स में जाते हो पेनास, ये बहुत अलार्मिंग चीज है जो नॉट जस्ट इन अमेरिका, इवन इन इंडिया, इवन इन, देखिए अगर आप अपने पड़ोसी मुल्कों को भी देखें तो बांग्लादेश में भी जो हुआ है, जो नेपाल में हुआ था, वहां इस्लामीकरण से ही तो जो बार बार हो रहा है, दैट इज जब इस्लाम वहां पे बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तभी तो ये सब सेंटिमेंट्स और ये सब जो शुरू हो जाता है। जब अगर हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया के उपद्रव से, जिसके हम शुरू से ही चर्चा करते आए हैं कि जो एक नैरेटिव सेट करा जाता है उसकी वजह से पूरी की पूरी सत्ताएं बदल जाती हैं। दैट हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग। क्लोजिंग रिमार्क रविंद्र जी आपसे कि ममदानी का वहां पहुंचना एक नैरेटिव बिल्डअप ज्यादा करेगा बनस्पत बहुत रियल टर्म जिसे कहते हैं कुछ मिराकुलस, कुछ चेंजेस या कुछ इफेक्ट करने के। मिराकुलसली, बट आई डू थिंक कि ये कुछ चेंज ला पाएगा। आई थिंक सो, इट सीम्स। मैंने इसका पूरा प्लान पढ़ा है, मेरे को जो समझ आया इसके पूरे बजट कितना है एटसेट्रा। इनफैक्ट आई एम राइटिंग अ बुक ऑन हिम सेपरेटली नाउ, ओके, क्योंकि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि क्या करता है, इसका दिमाग कैसे चलता है, कहां से इसने कैंपेन कैसे बनाया। सो आई थिंक ही विल बी एबल टू ब्रिंग सम चेंज, पर इतना नहीं कर पाएगा क्योंकि And how about the narrative, the Islamic figure, the Islamic hero, the leader? That will remain, that will prevail actually, and he, since जैसे आप ही कहती, he wears it on his sleeve. I am Muslim, I am Islamic. ये बड़ा not only openly, I mean openly तो है, but regular way में कि okay, you are Jewish, you are Sikh, you are Hindu, you are anything, and I am Islamic. ये उस approach से जा रहा है one. And secondly, yes, all over the Islamic world, उसमें कोई doubt नहीं है, all over the Islamic world ये narrative या ये इंस्पिरेशनल फिगर दिखता है लोगों को कि देखिए अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी में एक मुस्लिम
मेयर बन गया। अब वो हीरो वर्शिप तो होगी। वो हीरो वर्शिप देखिए, अभी नहीं, इसमें इस मामले में भी जैसे कई जो रिपब्लिकन्स ने कहा, हम उसको सिर्फ कोट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शरिया कानून लागू करने की शुरुआत होगी। हमने कहा कि हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने कहा है, गवर्नर्स ने कहा वहां उन लोगों ने, लेकिन शरिया करना कानून लागू करने का उसका अधिकार नहीं है, उसको चेंज कर देने का। लेकिन आप फिगर्स देखिए कि किस संख्या में वहां मस्जिदें बन रही हैं न्यूयॉर्क में, किस रफ्तार से मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, किस रफ्तार से मदरसों की संख्या बढ़ रही है, इस्लामिक शिक्षा देने वाले सेंटर्स की संख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है। ये तो मेयर कर ही सकता है ना। हाँ, वो कर सकता है। चलिए ठीक है, तो देखना दिलचस्प रहेगा। कम से कम इतना जरूरी है कि हमारे पैनल में भी ममदानी को लेकर डिफरेंट ओपिनियन है। इस बात पर सब सहमत हैं कि भाई वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को बिल्कुल जिसे कहते हैं अपने सामने अपफ्रंट होके दिखाते हैं, और हीरो वर्शिप उनकी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। न्यूयॉर्क में कितने बदलाव लाएंगे पता नहीं, लेकिन सुर्खियों में बने रहेंगे एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ।